नमस्कार। कहते हैं कि रोजगार के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। या तो हमें कहीं नौकरी मिल जाए, है ना, और या हमें फिर पूंजी मिल जाए। पूंजी के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। और इसी में क्रम में जब हम हमारे पास खेत भी हों तो हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो खेतों के लिए पूंजी कहाँ से मिलती है? अब यहाँ पे ना खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से मिलती है। अब खेतों में जो क्या क्या चीजें लगते हैं तो इनमें हमें देखना पड़ेगा कि खेतों में लिए क्या क्या पूंजी चाहिए। जैसे क्या है कि पहले क्या करते थे हम लोग, पारंपरिक रूप से कृषि करते थे। और पारंपरिक रूप से जब कृषि करते थे तो हमें धान जो है वो घर में, बीज जो घर में मिल जाता था, उर्वरक जो है गाय और भैंस के गोबर से मिल जाता था, हल खुद चला लेते थे। और इससे क्या होता था, परंपरागत रूप से कृषि हो जाती थी। लेकिन जब से हमने आधुनिक कृषि अपनाया है, जैसे हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के बाद से जब से हमने आधुनिक कृषि पद्धति अपनाई है, और उस समय से हमें क्या होता है, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से विभिन्न आगतों की पूर्ति करने के लिए व्यापारियों से क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे एक चीज जो है, और यहाँ पे जो हमें सबसे मेन चीज देखनी है वो ये देखनी है, यदि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि अधिसंख्य छोटे किसानों को क्या करना, पूंजी की व्यवस्था करने के लिए हमें क्या करना, उधार लेना पड़ता है। अब उधार जो है वो कहाँ से लेते हैं, बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से। ठीक है। इन्हें अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक है, अनौपचारिक ऋणदाता दाता कहते हैं हम। क्या कहते हैं, अनौपचारिक ऋणदाता। तो औपचारिक किन्हें कहते हैं, औपचारिक हम बैंक को कह सकते हैं। जो संस्थागत निवेश, संस्थागत हैं जिनमें बैंक आ जाता है, इसे हम बैंकों से लिए गए ऋण को हम औपचारिक ऋण कहते हैं। और यहां से लिए ऋण को अनौपचारिक ऋण कहते हैं। तो यहां से क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। उधार जब हम लेते हैं तो ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर जो होती है वो बहुत ऊंची होती है। क्या होती है, बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। आपने एक उदाहरण देखा था कि पिछले साल उसने 1,000, एक किसान है जो सीमांत किसान है या मजदूर है, उसने 1,000 रुपये लिए थे और उसे अगले साल कितना चुकाना था, तो 2,000 रुपये। मतलब 100% जो है वो बढ़ गया था। जैसे सविता, सविता एक लघु कृषक है, छोटी कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने के लिए, जैसे नहर से, और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की जरूरत है। क्या चाहिए, नकद पैसे चाहिए। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही, है ना, कार्यशील पूंजी के रूप में ही 3,000 रुपये चाहिए। कितने चाहिए, 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय करती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर से 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। अब 24% है। अब इसमें हम देखेंगे तो 3,000 रुपये यदि है, मान लो 3,000 रुपये है, और 3,000 का यदि हम 24% देखें तो साल का कितना हुआ, साल का कितना हुआ, 24%। आपको अंदाजा है, लगभग 750 रुपये, है ना, लगभग 750 रुपये, 25% के करीब। तो 750 रुपये। अब 750 रुपये को कितने, 3 भाग में बांट दें तो कितना लेगा, 250 रुपये उस पर ब्याज लेगा। क्या लेगा, 250 रुपये ब्याज लेगा, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। 3,000 रुपये में 250, कितने, 4 महीने में। और साल में कितना हो गया, 750 रुपये। मतलब 4 साल में इसका पैसा डबल हो जाएगा। और यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 3.5 साल या 3 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या, बहुत बड़ा मामला हो जाता है, बहुत ही ज्यादा दर होती है। किस क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र में। औपचारिक क्षेत्र में यह दर बहुत कम हो जाती है, 8 या 9%। आपने देखा होगा सरकार ने कई बार कम ऋण पर ब्याज देने की घोषणा करती है किसानों को। और किसानों के लिए अब जो है, अब क्या है, एक और चीज है,
किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है वो उपलब्ध है, और इससे ये जो छोटे छोटे कृषक हैं वो अपने लिए मतलब चीजें खरीद सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें अधिकांशतः आप कहाँ खर्च कर सकते हैं? अधिकांशतः कृषि उपज पे, कृषि के सामानों पे, है ना। तो इन चीजों पे आप अधिकतर खर्च करते हैं। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अब मिल गई है। जैसे तेजपाल सिंह 24% ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में, उसके साथ क्या है, एक और वचन देना है कि कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। एक और यहाँ पे इंटरेस्ट वसूल रहा है, वो क्या करेगा, 100 रुपये, जो कि मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना पड़ेगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उसे घर पर कामों के लिए भी बहुत जिम्मेदारी है। 3 बच्चों की माँ भी है, तो बच्चों को भी संभालना है, स्कूल भेजना है, उसके बाद भी वो क्या करती है, कर्ज लेती है और अपनी किसानी करती है। तो आपको यहाँ पे किसान की समस्याओं का थोड़ा सा अनुमान हो गया होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। अब इसकी बचत यहाँ पे नहीं है। ये क्या है, अपने खाने पीने का जुगाड़ कर सकती है खेती से, लेकिन जो बड़े और मझोले किसान हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सरप्लस करेंगे और उन्हें बेच देंगे, जिससे उन्हें लाभ होगा। ठीक है, इन किसानों को बचत कैसे होती है, अब इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। ठीक है, हमने उत्पादन के 3 कारकों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से 3 कारक हैं? तो 3 कारक यहां से दिखेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, लैंड, फिर लेबर और फिर कैपिटल, तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। इन तीनों के प्रयोग पर करिए, है ना। तो उत्पादन के कारक में 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ये क्या है, श्रम बहुत उपलब्ध है। जैसे आपने देखा होगा, मजदूरी करने के लिए लोग बहुत उपलब्ध हैं, और ये इसके कारण से क्या होता है, सस्ता होता है। जब यहां पे देखिए, है ना, मांग और आपूर्ति की बात करें, हम मांग और आपूर्ति की बात करें, मांग और आपूर्ति की बात करें, तो डिमांड जब हाई होती है और आपूर्ति भी हाई होती है तो बहुत मूल्य नहीं होता। अब मांग कम है और आपूर्ति हाई है, तब फिर क्या होगा, इसका जो पैसा है, इसके जो मूल्य है वो गिर जाएगा। मांग कम है, आपूर्ति बहुत ज्यादा है, यहाँ पे देखिए उपलब्ध बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, श्रम की जो कीमत है वो गिर जाती है। आप याद कीजिए कि सरकार ने 300 रुपये मिनिमम वेजेस तय किया था, और जबकि 160 रुपये में व्यक्ति काम करने को तैयार है, क्योंकि काम की उपलब्धता कम है और रोजगार जो मजदूर हैं वो बहुत ज्यादा उपलब्ध है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे? ठीक है, तो मजदूर के लिए रूप में कौन उपलब्ध है? ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतीहर मजदूर के रूप में काम करने को तैयार है। क्यों तैयार हैं? क्योंकि उनके पास काम के अवसर सीमित हैं। वो या तो भूमिहीन परिवारों से है, या फिर उनके पास कम भूमि है। क्या है? कम भूमि है ना, या सीमित भूमि है, या एकदम सीमित, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और एक कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत, है ना, क्या है, कौन सा? श्रम के विपरीत पूंजी। ठीक है, पूंजी भी हो सकता है, भूमि भी हो सकता है ना। उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है, कृषि भूमि का क्षेत्र बहुत कम है, इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि में असामान्य रूप से है ना, खेती में लगे लोगों के वितरित है। ठीक है, असमान रूप से वितरित है ना। तो इस तरीके से क्या, कई छोटे किसान हैं जो भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से बेहतर नहीं है। जैसे हमने देखा था भूमि का बंटवारा, उसमें कई ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत छोटी छोटी भूमि है। तो बहुत छोटी छोटी भूमि है, तो वो क्या करेंगे, वो अंततः क्या करेंगे, 3 महीने का मान लो अनाज उपजता है, तो 3 महीने के लिए उन्होंने उपजा लिया। या मान लो कि एक घर है जिसमें 4 भाई हैं, तो 4 भाई में एक भाई की खेती से काम चल जाएगा। 3 भाई क्या करेंगे, 3 भाई मजदूरी, है ना, खेतीहर मजदूर के रूप में काम करेंगे। तो इसी तरीके से ये चीजें, खेती की आधुनिक विधियों में अत्यधिक आवश्यकता होती, पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती।
छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए वो होता है। अब यहाँ पे एक अगला है अधिशेष। जब आपने देखा कि छोटे किसान जो कि बहुत उत्पादन नहीं कर पाते, उनकी तो बात छोड़ दें, लेकिन जो बड़े और मझोले किसान हैं, बड़े और मझोले किसान, उनमें क्या होता है, अधिशेष मिल जाता है। तो अधिशेष क्या करते हैं, अधिशेष क्या करते हैं, यहाँ पे आप बेचते हैं। क्या करते हैं, वो बेचते हैं। जैसे देखो, तीनों कारकों का प्रयोग करके अपनी भूमि में गेहूं पैदा कीजिए और गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, परिवार के उपभोग के लिए कुछ रख लेते हैं और फिर अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं, इसलिए मझोले और बड़े किसान बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा, बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म देखते हैं, आप लोगों को एक और सिखा देता हूं। यहाँ पे एक चीज सीखना है, कोऑपरेटिव। आपको मैंने पहले सिखाया था और फिर से सिखा देता हूं, कोऑपरेटिव, है ना। कॉपरेशन, कॉपरेशन से ही कोऑपरेटिव निकला है, ठीक है, कॉपरेशन से कोऑपरेटिव निकला है। अब ये देखो कि ये जो व्यापारी है, ये गेहूं क्या बोलते हैं, किसान बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। अब मान लो कि जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान जिनके यहाँ बहुत गेहूं नहीं होता है, वो क्या फिर बाजार से खरीदेंगे। तो यहाँ पे बड़े किसान कहाँ से बेच देते हैं, व्यापारी को, व्यापारी फिर उसे आगे कस्बों में बेच देते हैं दुकानदारों को, और दुकानदार फिर कहाँ बेचेंगे, छोटे किसान या मजदूरों को या फिर लोगों को आपूर्ति करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में कुछ किसान बाहर बेचते हैं, उससे अच्छा क्या है, घर में ही बेच ले। तो अभी इन छोटे किसानों ने या मजदूरों ने मिलकर तय किया कि एक कॉर्पोरेशन बनाया जाए कि हम जैसे मान लीजिए हम बाजार से कितने में खरीदते हैं, 25 रुपये में, आपने व्यापारी को बेचा 15 रुपये में, है ना, तो गैप कितना है, 10 रुपये का। अब जो 10 रुपये का गैप है, हम लोग मिलके जो गांव की जो कुल खपत है उतना हम लोग यहीं पे खरीद लेते हैं, कितने में, 15 रुपये किलो में, और फिर इसको स्टोर करके रख लेते हैं। तो हमें 25 रुपये से नहीं खरीदना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग 15, 16, 17, 18 रुपये तक खरीद लेंगे, जिससे 7 रुपये पर किलो हमें बचत होगी। और ये कोऑपरेटिव का एक छोटा सा रूप है, इसे आप बड़े स्तर पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये आपने देख लिया, है ना। इसके बाद क्या है, रायगंज के बाजार में जितना अच्छी कमाई करते हैं, तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक में अपने खातों में जमा कर दिया, बाद में उस सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, और चीजें क्या करता है, ट्रैक्टर खरीद ली, पूंजी जमा करी, और एजुकेशन या इस तरीके की चीजों पे वो खर्च करते हैं, ठीक है। मतलब अपने बढ़ने के लिए वो चीजें खर्च करते हैं। जैसे ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है, दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के कृषि को उत्पादों को बेचते हैं, कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा लेते हैं। एक भाग को बचा लिया अगले साल की पूंजी के लिए, और बाकी पूंजी अपना, है ना, ठीक है। अब उसका उपयोग क्या करते हैं, कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने, है ना, और इन सब को हम गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। क्या, गैर कृषि। तो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र क्रियाएं चल रही हैं, प्राइमरी सेक्टर की क्रियाएं जो आपको मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर की क्रियाओं में अभी इस बार पूछा गया था, मैं बार बार कह रहा हूं, यूपीएससी ने पूछा है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं में कृषि के अलावा जो अन्य चीजें होती हैं उसके बाद। तो गैर कृषि क्रियाएं, क्या क्या गैर कृषि क्रियाएं हैं, तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन, पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। कितने, तो केवल 25% लोग। अब सबसे बड़ा क्या है, तो डेयरी। आपने देखा होगा पालमपुर के कई परिवारों में जहां पे भी कृषि से संबंधित कार्य हो जाते हैं, वहां पे डेयरी अपने आप हो जाता है। जैसे उनको पशुओं को चारा बहुत आसानी से मिल जाता है, इससे क्या होता है कि लोग पशुपालन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं, अपने भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उन्हें ज्वार और बाजरा खिलाते हैं,
दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। ठीक है, वहां पे शीतलन केंद्र बोला है। ठीक है, और फिर वहां से आगे भेज दिया जाता है। क्लियर हो गया होगा यहां तक? ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहां पे देखो, पहला किसान, पहले किसान उत्पादन 100, उपभोग 40, अधिशेष ये रह गया और अगले वर्ष के लिए पूंजी रह गया। ठीक है, उपभोग इतना हो गया, अधिशेष उत्पादन उपभोग, अगले वर्ष के लिए पूंजी भी 60 रह गया। ठीक है, वर्ष इसमें 120, अब यहां पे कितना होगा? उपभोग तो इतना ही है, अधिशेष कितना रह जाएगा? 80, अगले वर्ष के लिए पूंजी 60 और 20 एक्स्ट्रा, तो क्या करेगा फिर? कृषि, अन्य कृषि जैसे पशु खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया या इस तरीके की चीजें। फिर यहाँ पे 180 हो सकता है, फिर 40 माइनस करो तो फिर आगे इस तरीके से दूसरा किसान, यहाँ पे उपभोग की मात्रा कितनी हुई और फिर तो पूंजी उतना ही रखना चाहिए, है ना। तो ये, और यहाँ पे देखो ये जो तीसरा किसान है वो 60 और उपभोग 40, 20 कितना बचा? अधिशेष, अगले वर्ष के लिए पूंजी नहीं बचेगी। तो इस तरीके से हमें ये चीजें देखनी है कि अधिकतर लोगों के पास नहीं बचेगा। दूसरा क्या है? पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। अब विनिर्माण में सेकेंडरी सेक्टर आ गया। अब विनिर्माण किस चीज का? तो यहां पे देखिए 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है, उस छोटे पैमाने पर भी किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विनिर्माण क्या करता है, क्या कर रहा है? तो मिस्री लाल, यहाँ पे एक उदाहरण है, मिस्री लाल क्या करते हैं? गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी। अब मान लो पालमपुर गांव में गन्ना होता है, अब गन्ना पेरने वाली, गन्ना को पिसाई, गन्ने की पिसाई के लिए जिससे रस निकाला जाता है, उसके लिए एक मशीन ले ली, है ना। पहले हम कोल्हू से करते थे, अब मशीन बिजली से चलती है, अपने खेत में लगाया है और गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उसे गुड़ बनाता है, गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग, है ना। अब इसको गन्ना को गुड़ बना दिया और गुड़ को फिर बेच दिया, तो ये क्या हुआ? थोड़ा और लाभ मिल गया, है ना, इस श्रम का लाभ लिया। अब करीम है, करीम ने गांव में कंप्यूटर सेंटर खोला है। सेवा क्षेत्र क्या खोला है? कंप्यूटर सेंटर। इसमें कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री थी। उन्होंने क्या किया? उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर के बाजार की ओर खुले बाहर कमरे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। उससे उनकी आमदनी शुरू हो गई और यह सेवा क्षेत्र का एक काम हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर आपने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मिस्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, श्रम की जरूरत पड़ी होगी, और फिर क्या पड़ा होगा? लैंड तो उसके पास था ही, है ना। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिस्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि लाभ बढ़ाने के लिए उसे और गन्ना चाहिए, और गन्ना सीमित मात्रा में, है ना। तो गांव में गन्ना तो एक सीमित मात्रा में होगी और सीमित मात्रा का गुड़ बनेगा, तो गुड़ बनाने में तो जितना एक बार बना लिया उतना ही दूसरी बार बनेगा, है ना। तो इससे थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता। मिस्री लाल अपना गुड़ गांव में ना बेचकर शाहपुर में क्यों बेचता है? क्योंकि गांव में बेचेगा तो लाभ कम होगा, शाहपुर में मंडी है वहां पे लाभ अधिक होगा। अब यहाँ पे जा कैसे पाता है? तो आपको ये पता होगा कि 12मासी सड़कें होनी चाहिए जिससे वो जा पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने देखा होगा अमेरिका जो है वो इसलिए आगे है कि सड़क के मामले में पूरे विश्व में उसके टक्कर का कोई नहीं है। तो जब सड़क के मामले में वो बहुत आगे है, इसका मतलब है वहां का विकास भी बहुत ही तेजी से होगा। जिस भी गांव में या जिस भी राज्य में सड़कों का जाल बिछा होता है, अपेक्षाकृत वहां के विकास धीरे धीरे, जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होता रहता है ना। तो ये आपको आ गया। इसके बाद पालमपुर के दुकान है। अब ये जो है वस्तु विनिमय नहीं करते, क्योंकि ये वो दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, आपने देखा होगा।
चाय, तेल, गेहूं, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, इस तरीके की चीजें लाती हैं। अब ये लाते हैं तो कोई गेहूं के बदले में नहीं देता, है ना, ये क्या होता है, नकद। तो इस तरीके से ये भी कहानी चल रही है। इसके बाद यहाँ पे आप एक देखेंगे तो परिवहन, परिवहन का मामला भी। अब आपने देखा होगा कि हर आदमी जो क्या बोलते हैं, जो हर व्यक्ति, जो आपने देखा होगा कि आप 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पहले पैदल चलते थे, आप आज ई रिक्शा से जा रहे हो। तो परिवहन भी तेजी से विकसित हो रहा है, जैसे रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, है ना, ये आ जा रहे हैं। इसके बाद आप देखो किशोर, किशोर की कहानी है। किशोर क्या है, तो एक अनिश्चित श्रमिकों भांति किशोर अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया, एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर, जिसमें भूमि निर्धनों को सस्ते, अब क्या कर रहा है, एक भैंस खरीदी, अब वो भैंस का दूध बेचता है ना। और धीरे धीरे क्या किया उसने, भैंसा गाड़ी भी बढ़ा ली, और भैंसा गाड़ी बना के सप्ताह में एक दिन वो गंगा किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, कभी कभी गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं। तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन से भी पैसा कमाता है। तो इस प्रकार किसी भी गांव में कई आर्थिक क्रियाएं हैं, है ना, जिन आर्थिक क्रियाओं का एक तरीके से यदि हम बोलें तो इन सभी आर्थिक क्रियाओं का जो वैल्यू होगा उसे हम पालमपुर गांव की जीडीपी कहेंगे। क्या कहेंगे, पालमपुर गांव की जीडीपी कहेंगे। ठीक है, इनका सबका ये होगा। और इन पालमपुर गांव की जीडीपी आपको समझ में आ गई होगी, ये पालमपुर गांव की जीडीपी है। और इस तरीके से किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी जिले की कुल जो उत्पादन होता है उसका क्या निकाला जाता है, फाइनल मूल्य, फाइनल गुड्स या फाइनल जो सर्विसेज हैं उनका जो कुल मूल्य निकाला जाता है। और क्या बनता है फिर, वो उस देश का जीडीपी कहलाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो इतने सबको जोड़ दें तो पालमपुर गांव का ये जीडीपी निकल के आएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। धन्यवाद।